वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द अफेयर पार्ट 3। इस कहानी का सस्पेंस ये है कि इसके दो मुख्य किरदार नोआ और एलिसन फिलहाल डिटेक्टिव जेफरीज के सवालों का जवाब देने में लगे हैं। दोनों को अलग अलग बुलाया गया है और उनसे एक मौत के सिलसिले में पूछताछ जारी है, पर अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा कि आखिर मौत किसकी हुई है और किसने किया है। इसके पिछले 2 पार्ट्स की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे क्लिक करके इसे देखना ना भूलें। कहानी के तीसरे पार्ट में नोआ जेफरीज के सवालों का जवाब देने में मशगूल है। इसी क्रम में वो अपनी कहानी बयां करता जा रहा है। फ्लैशबैक में वो पूल में से नहाकर जैसे घर में घुसा, उसके फादर इन लॉ ब्रूस ने उस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तब लिखते लिखते मैं अपने दोस्त के साथ टेनिस खेलने चला जाता था। मैं रोज़ अक्सर उसे हरा देता था, पर रोज़ के 4 घंटे मेरे उसी में चले जाते थे और जब मैं लिखने कुछ बैठता था तब मेरा दिमाग थक चुका होता था और थका हुआ दिमाग मुझे कुछ भी आइडियाज़ नहीं दे पाता था। इस तरह दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। बाद में कुछ महीनों तक मैं खेलने नहीं गया और इन महीनों के बाद जब मैं खेलने गया तब उसने मुझे बहुत बुरी तरह हरा दिया, पर तब तक मैं अपनी किताब लिख चुका था और बाद में वो बेस्ट सेलर बुक बनी। उम्मीद है तुमने मेरी कहानी से कुछ सीखा होगा। नोआ इस समय अच्छी तरह समझ रहा है कि ब्रूस का इशारा आखिर किस तरफ है। अब वो अपने आप से भी सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई में मेरा ध्यान अपनी किताब पर कम और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा है। फ़िलहाल तो यहाँ से चला गया है, पर अब वो अपनी किताब पर फोकस करना चाहता है। ब्रूस के कसे गए तंज को वो कुछ जवाब दे नहीं पाया और देता भी कैसे। वो उसकी हैसियत के सामने अपने आप को कुछ नहीं पाता। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में उसने एक पब्लिशर से मुलाकात की। इस पब्लिशर का नाम हैरी है। जब दोनों की मुलाकात हुई तब दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानने में दिलचस्पी जाहिर की। नोआ ने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, पर उसने हैरी से उसके बारे में पूछा। हैरी ने कहा, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। वाइफ मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है जबकि बच्चे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं तुम्हारी कहानी के बारे में जानना चाहता हूँ जिसे हम पब्लिश कर रहे हैं, पर उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम्हारा अपने फादर इन लॉ वाले पब्लिशिंग कंपनी के साथ कोई अनुबंध तो नहीं है। इस पर नोआ ने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक फ्रेंडली सौदा है। मैं तुम्हारी पब्लिशिंग कंपनी के लिए अवेलेबल हूँ। हैरी ने पूछा, तुमने कहानी क्या लिखी है? नोआ ने बताया, कहानी में एक लड़की है जो कि गरीब है और एक अमीर लड़के से प्यार कर बैठती है। हैरी ने कहा, इसमें क्या नया है? ऐसी कहानी तो मैं सैकड़ों बार सुन चुका हूँ। नोआ ने कहा, पर दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं। इस पर हैरी ने जवाब दिया, ठीक है, पर कहानी में नयापन कुछ भी नहीं है। नोआ ने कहा, बाद में वो अमीर लड़का ही उस लड़की का खून कर देता है। इस पर हैरी ने कहा, हाँ, अब कुछ नया लगा। ओके, पर वो मारता क्यों है? नोआ ने जवाब दिया, इसके बारे में अभी कुछ लिखा नहीं है, पर बहुत जल्द मैं कहानी के साथ तुमसे मिलूंगा। हैरी ने जाते हुए कहा, अपनी कहानी के कुछ पन्ने मुझे भी भेज देना। इसके बाद इनकी मुलाकात ख़त्म हो गई। अब नोआ पहुंचा है मॉन्टॉक लाइब्रेरी। यहाँ जब वो कुछ किताबों के कलेक्शन देख रहा था तभी यहाँ एलिसन का आना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को हाय किया। इसके बाद दोनों लाइब्रेरी के बाहर खुली हवा में चले गए। यहाँ नोआ ने कहा, मैं तुमसे ना मिलने की कोशिशें करता रहता हूँ, तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, पर मुसीबत यह है कि जितना मैं तुम्हें नहीं सोचना चाहता उतना ही तुम्हारे ख्यालों में डूबता जाता हूँ। जब मैं हेलन के साथ होता हूँ तब भी तुम्हें सोचता हूँ। एलिसन ने कहा, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकती हूँ, पर आगे क्या करना है? नोआ ने इस पर जवाब दिया, क्यों ना हम दोस्त रहें, इस तरह हम साथ भी रहेंगे और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। एलिसन फिलहाल इसकी हामी भर के जाने लगी। नोआ ने उससे पूछा, क्या मैं अपने दोस्त के साथ आ सकता हूँ? एलिसन ने इस पर स्माइल दी और दोनों निकल पड़े एक साथ। अभी वो पहुंची है उसी शिप पर जहां वो मछलियां लेकर अपने रेस्टोरेंट के लिए जाती है। यहाँ उसने विल से नोआ की मुलाकात कराई। कोल का भाई स्कॉटी भी यहाँ पहुँच गया। उसकी मौजूदगी एलिसन को अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर में स्कॉटी यहाँ से चला गया। कोल के फैमिली से जुड़े किसी भी शख्स को देखकर न जाने एलिसन को क्या हो जाता है। इस बार भी उसका मूड ऑफ हो गया है और वो गुस्से में यहाँ से जाने लगी। नोआ पीछे पीछे उसे मनाने के लिए पहुँचा। जब दोनों एक कॉर्नर में पहुँचे तब एलिसन उसके करीब आकर उसे किस करने लगी, पर नोआ ने उसे रोका और कहा, मैंने पहले ही इन सब के बारे में मना किया था, हम फिर से अपने वादे से मुकर रहे हैं। उसके बाद एलिसन यहाँ से चली गई। अगली सुबह जब नोआ नाश्ते की टेबल पर बैठा था तब उसकी मदर इन लॉ भी सभी के साथ बैठी थी। अक्सर वो भी नोआ को उसकी हैसियत याद दिला देती हैं। आज दोनों में बहसबाजी होगी। नोआ ने बातों बातों में बताया,
मैं पैसों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। इस पर उसकी मदर इन लॉ ने कहा, तभी तो तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस हमें भरनी पड़ती है। हेलेन ने देखा कि मामला गर्म हो रहा है। उसने दोनों को शांत करने की कोशिश की। नोआ की परेशानी ये है कि उसे एक तो वैसे ही बिखरा हुआ परिवार मिला था, यहाँ भी अक्सर वो अपने आप को अलग थलग पाता है। इन कमियों में जब वो एलिसन से मिलता है तब उसे कुछ राहत सी मिलती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर उसकी कंप्लीट होने की चाह। शाम को जब वो बाहर टहल रहा था तब उसने एलिसन को कोल के साथ टहलते हुए देखा। इतने में ऑस्कर यहाँ पहुँच गया। दरअसल फिलहाल नोआ ऑस्कर के रेस्टोरेंट के करीब टहल रहा था। ऑस्कर ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो तुम्हारी प्रेमिका किसी और के साथ घूम रही है और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। नोआ ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ऑस्कर ने कहा, हाँ भाई, मुझे ये गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगा। थोड़ी देर बाद एलिसन नोआ के पास आ गई। वो कोल को उसकी कार में बिठाकर वापस रेस्टोरेंट की तरफ आ रही है। उसने नोआ को देखकर उसे हाई किया। दोनों टहलते हुए यहाँ से जाने लगे। नोआ ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एलिसन ने बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। नोआ ने कहना जारी रखा, मैं तुम्हें चाह कर भी अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। इस पर एलिसन ने कहा, यह तो अच्छी बात है। नोआ ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। तुम्हें पता है, मेरी पूरी फैमिली, पूरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इतने में एलिसन उसके करीब आ गई और उसे किस करने लगी। अब धीरे धीरे नोआ भी अपने होश खोने लगा था। फिर उसने अपने आप को संभाला और एलिसन से हाथ छुड़ाकर अपने घर की तरफ चला गया। वो डिटेक्टिव को अपनी कहानी बयां करते हुए कहता है, मैं अब डरते डरते थक चुका था। मैं अपने बारे में सब कुछ सच सच हेलन और अपने बच्चों को बताना चाहता था। इसी इरादे से मैं घर के अंदर पहुंचा। यहाँ सभी खुशी खुशी टीवी देख रहे थे। ऐसे में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इन सब की खुशियों पर पानी फेरने में भला मुझे क्या मज़ा आता। लिहाजा मैंने अपना इरादा बदल दिया। कहानी अब प्रेजेंट में आ गई है। नोआ जेफरीज से कहता है, मैं तुम्हें इस कस्बे की सच्चाई बताना चाहता हूँ। इस कस्बे में शताब्दियों से शत्रुता चली आ रही है, हॉगिस और लॉकहार्ट के बीच। इन सब के बारे में मैंने अपनी किताब में बयां किया है। तुम मेरी किताब पढ़ो, सब पता चल जाएगा। डिटेक्टिव ने कहा, ज़रूर पढ़ूंगा। नोआ ने कहा, मैंने अपनी बीवी से कहा था कि खाने के वक्त तक ज़रूर आ जाऊंगा। वो खाने की टेबल पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब मुझे जाने दो। डिटेक्टिव जेफरीज ने कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे साथ। इस पर नोआ यहाँ रुक गया है। अब कहानी का दूसरा भाग, जिसमें एलिसन अपनी कहानी बयां करती है। वो एफएम पर गाने सुनते हुए अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही है। आज वो काफ़ी खुश दिख रही है। अक्सर लड़कियां जब ज़्यादा खुश होती हैं तब वो मेकअप पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। खुशी में वो छत पर पहुंची और कपड़े जो सूख चुके हैं उन्हें उतारने लगी। इसके बाद कोल यहाँ आ गया। वो उसके करीब गई और कहा, मैं अब ऑस्कर के यहाँ से जॉब छोड़ने का मन बना चुकी हूँ। दूसरी जॉब के लिए जा रही हूँ, पर फिक्र मत करो, मैं शाम को टाउन हॉल के प्रोग्राम तक पहुँच जाऊँगी। इसके बाद एलिसन यहाँ से चली गई। अब वो पहुँची है उस हॉस्पिटल में जहाँ वो पहले नर्स थी। यहाँ वो यहाँ के स्टाफ से मिली और सभी ने उसे देखकर उसका वेलकम किया और खुशी से उसे गले से लगाया। यहाँ उसने कैसेंड्रा से मुलाकात की। फ़िलहाल कैसेंड्रा उसे किसी भी तरह की नौकरी नहीं देना चाहती, पर एलिसन ने कहा, मुझे कोई भी शिफ्ट चलेगी, ऐसी शिफ्ट भी जो कोई नहीं लेना चाहता। मैं किसी भी शिफ्ट में काम करने को तैयार हूँ। इस पर कैसेंड्रा ने पूछा, क्या तुम शिशु विभाग में वापस आना चाहोगी? एलिसन ने कहा, अगर और कोई विभाग मिल जाए जैसे कि सर्जिकल, मैं उसके लिए क्लासेस भी लेने को तैयार हूँ। कैसेंड्रा ने अपने कंप्यूटर में चेक किया और कहा, इस समय सर्जिकल में तो कोई पोजीशन नहीं है, पर ऑक्समिक नर्स की जगह खाली है, पर इसमें शिशु विभाग भी देखना पड़ेगा। एलिसन ने कहा, मैं इस पोजीशन के लिए तैयार हूँ। कैसेंड्रा ने इस पर खुशी जाहिर की और उसे उसकी काम की जगह दिखाने लगी। बाद में वो अपने काम के सिलसिले में चली गई, पर एलिसन को अकेला छोड़ गई। यहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी है। इस बच्चे की तबीयत खराब है। जिस तरह से वो माँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, उसे देखकर एलिसन अपने आप को इमोशनल होने से न रोक सकी। वो सोच रही है, अगर गैब्रियल होता तो वो भी इतना ही बड़ा हो गया होता। इतने में कैसेंड्रा यहाँ आ गई और इस बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए रूम में ले गई। उसे अपना आईडी कार्ड देकर एलिसन को कैफेटेरिया में जाने को कहा, पर वो कार्ड को स्वैप करके दूसरे रूम में गई और वहाँ कुछ दवाइयाँ और साथ ही कुछ फर्स्ट एड किट की दवाइयाँ चुरा कर बैग में रख लिया। कैसेंड्रा का आईडी कार्ड एक टेबल पर रख कर वो यहाँ से चलती बनी। अब वो पहुँची है समंदर के किनारे। कुछ छोटे छोटे पत्थर जो उसे पसंद आ रहे हैं, उन्हें वो अपने बैग में रखती जा रही है। इसके बाद प्रेजेंट में वो डिटेक्टिव से पूछती है, क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है डिटेक्टिव?
ऐसा जो तुम खुद को भी ना बताना चाहो। यहाँ वो अपने पैर के एक हिस्से पर लगे चोट पर मरहम पट्टी कर रही है और स्प्रे से छिड़कती जा रही है। ये सारी दवाइयाँ उसने हॉस्पिटल से चुराई थी। इसके बाद वो वापस ऑस्कर के रेस्टोरेंट में पहुंची है अपने काम पर। यहाँ ऑस्कर ने उसे कहा, तुम्हें ढूंढते हुए कोई यहाँ पर आया था, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन था। इस पर एलिसन को थोड़ी हैरानी हुई। इसके बाद वो पहुंची रेस्टोरेंट के उस हिस्से में जहाँ गेस्ट अपने लेटर छोड़ जाते हैं किसी के लिए भी। एलिसन के नाम पर एक ख़त है। उसने इसे खोला। इसमें लिखा है, मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे फ़ोन करो। इस ख़त के अंत में लिखा है एन, यानी ये ख़त किसी एन नाम के शख्स ने लिखा है या फिर उसका नाम एन से शुरू होता है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है। इसके बाद एक टेबल पर बैठी एलिसन अपने काम को निपटा रही थी कि ऑस्कर अपने मैप के साथ यहाँ पहुँचा। उसने कहा, मैंने बगल वाले प्लॉट के लिए नक्शा पास करा लिया है, इसमें बॉलिंग एली भी होगी। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है और लोन भी मंजूर हो गया है। ठंड आने से पहले मैं इसमें खुदाई का काम कराना चाहता हूँ। एलिसन ने कहा, ऑस्कर, कोई भी यहाँ बॉलिंग एली नहीं चाहता, तुम्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस पर ऑस्कर ने जवाब दिया, तुम इन सब की फिक्र मत करो। एलिसन को इन सब चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो फिलहाल अपनी ही कहानी में उलझी हुई है। वो आज जल्दी जाना चाहती है। पर जाने से पहले ऑस्कर ने उसे कहा, शाम को टाउन हॉल के कार्यक्रम में ज़रूर आ जाना, यहाँ एक राज से खुलासा होता है। ऑस्कर का पूरा नाम है ऑस्कर हॉचिस, यानी नोआ जेफरी से जिस सदियों पुरानी चली आ रही लड़ाई की बात कर रहा था, वो ऑस्कर और कोल की खानदानी लड़ाई की बात थी। कोल ने भी एलिसन को टाउन हॉल में बुलाया था और अब ऑस्कर भी उसे बुला रहा है। इसका मतलब आज शाम को टाउन हॉल में ज़रूर कुछ हंगामा होने वाला है। फ़िलहाल एलिसन पहुंची है मॉन्टॉक लाइब्रेरी। यहाँ उसकी मुलाकात नोआ से हुई है। जैसा कि नोआ ने भी अपनी कहानी में बताया था, पर एलिसन की कहानी में मुलाकात कुछ अलग तरीके से हुई है। नोआ तो एक टेबल पर बैठा है, अपनी किताब को लिखने में डूबा हुआ है। एलिसन अचानक से उसे देखकर जाने लगी कि तभी नोआ की नज़र उसकी तरफ चली गई। उसने उसे हाय किया और इस तरह एलिसन उसके पास चली आई। यहाँ दोनों बैठकर बातें करने लगे। इस लाइब्रेरी की एक किताब को एलिसन ने दिखाते हुए कहा, इस तस्वीर में ये मेरे दादाजी हैं। उस समय वो 25 से 26 साल के रहे होंगे। वो मछुआरे थे। इसके बाद दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ ये तस्वीर खींची गई थी। एलिसन ने बताया, बाद में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग गई थी यहाँ। मछलियाँ कुछ तो मर गई, कुछ यहाँ से चली गईं, इसलिए मछुआरों का काम ख़त्म हो गया। ये कहानी सुनकर नोआ बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा है। बाद में दोनों बेहद करीब आ गए और एक दूसरे को किस करने लगे। इसके बाद एलिसन ने उसे रोका और कहा, यहाँ मेरा घर है, मैं यहाँ बदनाम नहीं होना चाहती, इसलिए हमें कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बाय किया। एलिसन उसे टाउन हॉल आने की रिक्वेस्ट की थी। नोआ ने भी आने का वादा किया है। इसके बाद शाम हो गई है और अब एलिसन पहुंची है उस टाउन हॉल में जहां कोल भी आया हुआ है, ऑस्कर भी है। यहाँ ऑस्कर सबके सामने अनाउंस करते हुए कहता है, जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरा डिज़ाइन और लोन मंजूर हो गया है, ब्लूप्रिंट बन चुका है, बस परमिट का इंतज़ार है, फिर खुदाई शुरू हो जाएगी। यहाँ मौजूद इन्वेस्टर्स भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने भी हामी भर दी है। इन सब के साथ ही यहाँ मौजूद लोगों ने भी ऑस्कर के इस प्रोजेक्ट की तारीफ़ की। सबका ये सोचना है कि इस प्रोजेक्ट से इस इलाके में डेवलपमेंट होगी, बहुतों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इतने में एक महिला यहाँ उठ खड़ी हुई। उसने कहा, पहले से यहाँ के चौराहे पर भीड़ लगती है, अब और ट्रैफिक होगा, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? ऑस्कर ने कहा, हम इसके बारे में भी सोचेंगे। दरअसल ये पूरा मामला कुछ यूँ है, इस ज़मीन पर ऑस्कर की खानदानी नज़र थी। अब ऑस्कर अपने पूर्वजों का सपना इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा करना चाहता है। वो यहाँ एंटरटेनमेंट सेंटर खोलने का सोच रहा है। इसके लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, मामला बस बॉलिंग एली को लेकर है। इतने में कोल उठ खड़ा हुआ। उसकी खुद की नज़र इस ज़मीन पर है, उसको तो विरोध ही करना है। उसने कहा, तो तुम यहाँ पर बार खोलना चाहते हो? ऑस्कर ने कहा, वो बार नहीं बल्कि मनोरंजन केंद्र होगा, तुमने शायद पेपर्स ठीक से नहीं देखे। कोल ने इसका जवाब दिया, जब मैं छोटा था तब अपने पिता के साथ यहाँ घूमने आता था। यहाँ आकर अलग से शांति महसूस होती थी। आज भी अनेकों लोग शांति के कुछ पल बिताने यहाँ आते हैं, शहर की तनाव भरी ज़िंदगी से निजात पाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे बेटे गैब्रियल की कब्र भी यहीं है। और तुम यहाँ बॉलिंग सेंटर बनाकर लोगों की भीड़ जमा करना चाहते हो। कितने बेशरम हो तुम, पैसों के पीछे पागल हो गए हो और भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हो। ऑस्कर ने कहा, कोल, इसे गुमराह करना नहीं बल्कि प्रगति करना कहते हैं। कोल ने लोगों की तरफ अपना मुंह करके कहा, ऑस्कर का ये प्रोजेक्ट हम सब को ले डूबेगा।
वो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए हमें बहला रहा है। उसे प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस अपना फ़ायदा दिख रहा है। मेरी 7 पीढ़ियाँ यहाँ से हैं, मेरी बीवी भी यहीं पैदा हुई, मेरा बेटा जो कि यहीं पर दफन है। तुम उन यादों के बदले मुझे एक बॉलिंग सेंटर देने जा रहे हो, ये हमें कतई मंजूर नहीं। ये हमारे लिए पवित्र भूमि है। जब कोल ये सब कह रहा था तब एलिसन उसकी बातों को सुनते जा रही थी। वो इस समय तो कुछ नहीं बोली, पर उसके अंदर का गुस्सा उफान पर था। कोल ने कहना जारी रखा, जब इतनी सारी यादें लोगों की यहाँ से जुड़ी हैं, तब तुम अपने फ़ायदे के लिए कैसे इसे कमर्शलाइज कर सकते हो? हम सब इसका विरोध करते हैं। कोल के इन सब बातों ने सबको तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ मौजूद इन्वेस्टर और सरकारी अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से रिकंसिडर करने की बात कही है। इस तरह फिलहाल कोल की जीत हुई है। लोग आकर उसे बधाई दे रहे हैं। एलिसन उसके पास आई और कहा, तुम कितने गिर गए हो। अपने फ़ायदे के लिए तुम हमारे मरे हुए बेटे का इस्तेमाल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऑस्कर गुस्से में आया और उसने कहा, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ। यहाँ दोनों में हाथापाई हुई, पर बाकी लोगों ने आकर दोनों को अलग किया। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। एलिसन कहती है, डिटेक्टिव, तुम इस कस्बे को नहीं जानते। यहाँ हम आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अब मुझसे तुम्हें कुछ और भी पूछना है या मैं जाऊँ? मुझे जाना है, जेफरीज ने कहा। मुझे कुछ और सवालात करने हैं। तुमने उसके बाद क्या किया? एलिसन ने कहा, मैं नोआ पर नाराज़ थी कि वो टाउन हॉल क्यों नहीं आया। तभी रात को उसका मैसेज आया, सॉरी वाला। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया मैसेज के थ्रू। पर वास्तव में नोआ के नहीं आने की वजह क्या है? क्या इसका लिंक कुछ है उस मर्डर से? यह हमें इस कहानी के अगले हिस्से में पता चलेगा। इस कहानी का ये हिस्सा यहीं पर समाप्त हो जाता है, पर अभी बहुत से सवालों से पर्दा उठना बाकी है। आखिर मौत किसकी हुई है और किस पर इसका इल्ज़ाम है? ये सब हमें अगले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।